हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे फिर से बेटा कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी चैप्टर 1। और उसमें हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कंपनीज की बैलेंस शीट और उसकी पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन मैंने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहले लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जैसे 2021 22 जो भी ईयर होगा वो ईयर आप लिख देंगे, क्लोजिंग ईयर। अब इसमें जो फॉर्मेट है पहले तो हम उसके बारे में आपको बता दें कि इसको लर्न कैसे करना है, फिर हम एक एक चीज़ का डिटेल्स में पढ़ेंगे। राइट, देखिए सबसे पहले आपका होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम नेट सेल्स भी कहते हैं। राइट बेटे, जो आप टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न आप माइनस करते हो तो आपका क्या हो जाता है, नेट सेल्स कहलाता है। तो यही आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। अब इसको आप कैसे लर्न करोगे, तो आरओ का पानी पीने छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर। राइट, सबके इनिशियल वर्ड से, ये वाला मैंने इसलिए इधर अंदर लिख दिया कि इससे कोई वर्ड नहीं बनेगा, ठीक है ना। आरओ का पानी पीने छत पर चढ़ी एक फीमेल ऑफिसर। अब इससे आपका जो है सो सारे पॉइंट्स सीक्वेंस में आपको लर्न हो जाएगा। राइट, आर से हो जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओ से होगा अदर इनकम। राइट, फिर आता है इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल रेवेन्यू होता है। देखो आप 1 और 2, तो टोटल रेवेन्यू थर्ड वाले पार्ट में आ जाएगा 1 + 2, तो इनको आप ऐड कर देंगे यहाँ पे। फिर फोर्थ में आता है एक्सपेंसेस, ये लेस एक्सपेंसेस होता है। एक्सपेंसेस में सबसे पहला जो वर्ड है वो छत का सी से आपका हो जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, पर का पी से हो जाएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चढ़ी का सी से हो जाएगा चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। राइट, एक ई से हो जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फीमेल का एफ से हो जाएगा फाइनेंस कॉस्ट, दबंग के डी से हो जाएगा डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस, एंड ऑफिसर का ओ से हो जाएगा अदर एक्सपेंसेस। राइट बेटे, तो इस तरह से ये 7 पॉइंट्स होते हैं। इन 7 पॉइंट्स को आपको सीक्वेंस में लर्न करना होता है, ठीक है। और इसी के बिहाफ पे आपके ये क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। राइट, ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह का आ सकता है, इसलिए कॉन्सेप्ट्स आपके पूरे क्लियर होने चाहिए ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने में कोई भी किसी भी टाइप से आ जाए तो आप उसको सम को सॉल्व कर सकते हो। राइट, यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है वो है आपका, देखो आप पर्टिकुलर्स नोट नंबर जैसे हमने बैलेंस शीट में बताया था, सेम उसी तरह से इसमें भी आपका 1 2 इस तरह से करके लिखा जाएगा और इसका एक्सप्लेनेशन नोट टू अकाउंट्स में नीचे होगा। फिर ये आपका करंट ईयर आता है बेटे, और यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर होता है। ये हमेशा कंपेयर के लिए होता है, पिछले साल का, और ये करंट ईयर का होता है। आने वाले कमिंग ईयर का कोई भी नहीं होता, यानी कि फ्यूचर ईयर नहीं होता, ये ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जैसे मैंने आपको बताया कि नेट सेल्स कहते हैं। अब देखिए आप क्या लिखा हुआ है, दिस इंक्लूड्स सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विसेज, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू किसी भी तरीके से आ रहा हो। सेल ऑफ स्क्रैप भी लिख लेना, एक आपका वर्ड आता है सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप, ठीक है। और इसमें बच्चे ज्यादातर ना गलत कर जाते हैं, तो बेटा इसको आपको ध्यान रखना है कि कई बार सेल ऑफ स्क्रैप का मतलब क्या हुआ, जो वेस्ट बच जाता है। जैसे सपोज करो कि कई कंपनियां जो है सो आयरन से बर्तन बनाती है या स्टील से आपका बर्तन बनता है, और उसके बाद जो आपके उसके कटिंग वगैरह में जो चीज़ें रद्दी में बच जाता है, यानी वेस्टेज बच जाता है, कंपनी क्या करती है उसको भी सेल करती है, और ये रेगुलर बेस पे होता रहता है कंपनी का। तो ऐसे कंडीशंस में वो भी आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंडर ही आ जाएगा। राइट, तो ये तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। हाँ, अब हम फाइनेंस कंपनी पे भी हम डिस्कस करेंगे। अदर इनकम, इसके अलावा जो भी इनकम्स होगी वो सारे आपके अदर इनकम के अंदर आ जाता है, लाइक इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, ठीक है, प्लस या माइनस नेट गेन या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपका गेन हो रहा है, ठीक है, सेल इन्वेस्टमेंट को सेल करने पे, तो वो ऐड हो जाएगा, और लॉस हो रहा है तो वो क्या करेंगे आप अदर इनकम में से माइनस कर देंगे। प्लस अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम,
नेट ऑफ एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू द सच इनकम्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अलावा जो भी आपके इनकम्स होते हैं वो अदर इनकम के अंडर आ जाता है। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, ये वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू। क्लियर। इसके बाद हम लेस करते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आपका आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। फर्स्ट, इट अप्लाइज टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यह कौन करता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसका अप्लाई करती है। इट कंसिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर मटेरियल कंज्यूम्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। यानी रॉ मटेरियल से रिलेटेड होगा। अब इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं वो सब हम अभी आपसे डिस्कस करेंगे। एक पहले थोड़ा सा समरी टाइप से आपको बता दें। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इट मीन्स परचेज ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। जो डायरेक्ट ही आप क्या होता है फिनिश गुड्स किसी से लेते हो और डायरेक्ट ही आप कस्टमर्स को बेच देते हैं, जैसे रिटेलर्स वगैरह का काम है या और भी बिजनेस है, होलसेलर भी है, कोई मैन्युफैक्चरर से बना बनाया गुड्स लिया और आगे उसने क्या किया, रिटेलर्स को बेचा, या रिटेलर ने होलसेलर से लिया और डायरेक्ट ही कस्टमर्स को बेच दिया। ठीक है, उसमें अपना प्रॉफिट का आगे मार्जिन लगा के बेचता जाता है। उसे हम जब हम परचेज करते हैं तो जो भी हमने, मान लो सपोज करो ये पेंसिल है, पेंसिल हमने परचेज किया, ठीक है, 2 रुपीज़ में, और इसे हमने 3 रुपीज़ में बेच दिया तो 1 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया हमें। लेकिन जो 2 रुपीज़ में हमने परचेज किया होलसेलर से पर पीस, वो आपका परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कहलाएगा। चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ये जो हमें इन्वेंट्री का मतलब भी होता है स्टॉक, ठीक है। तो स्टॉक में अगर कोई चेंज आती है, कैसे चेंज होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ऐसे करके हम सेपरेटली इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और भी डिफाइन करूंगा अभी, आप इसे समझें कि चेंज कैसे हम चेंज इन इन्वेंट्री निकालते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, या वो फिनिश गुड्स का हो, वर्क इन प्रोग्रेस का हो, स्टॉक इन ट्रेड का हो। अगर तीनों है तो सेपरेटली तीनों को हम फाइंड आउट करेंगे और उसे हम लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट के लिए जो भी सीईओ, डायरेक्टर्स वगैरह जो ऑनर होते हैं वो जो प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसकी बेनिफिट्स के लिए दिस इज कॉल्ड द एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, लाइक सैलरी, वेजेज, लीव इनकैशमेंट, स्टाफ वेलफेयर, बोनस, ठीक है, ग्रेचुइटी एक्सेट्रा। ये सारे आपके क्या आएंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंडर आ जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब, अब किसी भी कंपनी को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो फाइनेंस की जब ज़रूरत होती है तो उसके लिए कई बार पब्लिक डिपॉजिट्स रहती है, बॉन्ड इशू करती है, ठीक है, डिबेंचर्स इशू करती है, और कई बार वो बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन भी लेती है। तो उस पर उसको क्या करना पड़ता है, लोन वगैरह पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपका फाइनेंस कॉस्ट कहलाएगा। तो इसका एग्जांपल्स क्या होगा, देखिए, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म लोन्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, ये एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपकी फाइनेंस कॉस्ट के अंदर है। नोट में एक चीज़ लिखा है, उसको बहुत ध्यान से आप समझिए। अदर फाइनेंस एक्सपेंसेस सच एज बैंक चार्जेज शो ऑन द अदर एक्सपेंसेस। एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर बैंक चार्जेज आपका गिवन है तो वो आपका अदर एक्सपेंसेस यानी लास्ट वाले में चला जाएगा, क्योंकि बैंक चार्ज आपके फाइनेंस के लिए आप किसी को पे नहीं कर रहे हो। आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हो, करेंट अकाउंट ओपन करवाते हो, तो बैंक आपसे चार्ज करती है, या डेबिट कार्ड आपका गुम हो गया या और भी कई चीज़ों के लिए बैंक चार्ज करता है, तो वो आपके फाइनेंस के लिए चार्ज नहीं करता। आपने बैंक से जो आपका ट्रांजेक्शन्स होता है या बैंक से जो आपका रिलेशंस है, उस बिहाफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है या फिर आपका डेबिट कार्ड, इन सब चीज़ों के लिए वो चार्ज करता है एक एनुअली, या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, तो वो बैंक चार्जेज कहलाता है, ना कि आप फाइनेंस के लिए कर रहे हो। तो यही रीजन है कि अदर एक्सपेंसेस में आता है, फाइनेंस कॉस्ट में नहीं आता है। ठीक है बच्चे। इसके बाद आते हैं डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। देखिए, डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन आपने इसके बारे में 11th में भी पढ़ा होगा, फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। डेप्रिसिएशन जो होता है वो टेंजिबल एसेट्स के ऊपर लगता है बेटा। टेंजिबल यानी वी कैन टच एंड सी, ठीक है, लाइक
प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, हाँ, ऑफिस इक्विपमेंट, इन सब पे क्या लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है। अब यही एमोटाइजेशन भी, यानी कि वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसी तरह से वैल्यू अगर किसी इंटेंजिबल एसेट्स की डिक्रीज होती है तो उसे हम एमोटाइजेशन कहते हैं। तो एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल, ठीक है, एमोटाइजेशन ऑन गुडविल, एमोटाइजेशन ऑफ पेटेंट्स, इस तरह से, या इसको रिटर्न ऑफ भी कहते हैं, एक ही बात है, एमोटाइजेशन एक्सपेंस कहलाएगा। क्लियर है ये चीज़ें? तो एमोटाइजेशन इंटेंजिबल पे होता है और डेप्रिसिएशन टेंजिबल पे होता है, जब भी किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, या वो टेंजिबल हो या वो इंटेंजिबल एसेट्स हो। अदर एक्सपेंसेस में अब ये जो 6 एक्सपेंसेस थे, 1 2 3 4 5 6 बेटा, इन 6 एक्सपेंसेस में जो चीजें नहीं आया वो सारे कहां पे एक्सपेंसेस आ जाएंगे? अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। ऑल अदर एक्सपेंसेस which do not falls in the above categories so under the other expenses, right? जो इसमें नहीं हुआ वो अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। क्लियर? अब जितने भी एक्सपेंसेस है इन सबको अगर ऐड करते हो आप तो ये आपका टोटल एक्सपेंस कहलाता है। ठीक है, अब टोटल एक्सपेंस के बाद हम क्या करते हैं कि जो आपका टोटल रेवेन्यू आया था उस टोटल एक्सपेंस में से, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे, तो जो ये फाइंड आउट होगा उसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं बच्चे। यानी थर्ड और माइनस फोर्थ जब करते हैं तो फिफ्थ पॉइंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। फिर हम लेस करेंगे टैक्स प्रोविजंस, ठीक है, टैक्स प्रोविजंस हम माइनस करते हैं, तो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहलाएगा। ये आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, करता हूं अब इसका थोड़ा सा और भी मैं डिटेल्स में थोड़ा आपको समझाता हूं कि ये चीजें क्या है और क्या कहना चाह रहा है। राइट, अब देखिए थोड़ा सा और भी डिटेल्स में हम पढ़ते हैं, क्योंकि बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आना है तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं आगे भी आपको बता रहा हूं। देखिए जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, हमने क्या बताया, नेट सेल्स होता है, टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न आप माइनस कर देंगे तो आपका नेट सेल्स निकल जाएगा। अब नॉन फाइनेंस कंपनी और फाइनेंस कंपनी, नॉन फाइनेंस कंपनी हम किसको कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और ट्रेडिंग कंपनी। फाइनेंस कंपनी हमारा वो होता है जो फाइनेंस में डील करता है, लाइक बैंक, मुथू फाइनेंस, और भी कई ऐसे फाइनेंशियल कंपनीज हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? फाइनेंस कंपनी। अब देखिए बैंक में कोई भी बैंक, आप सारे बैंक्स आ जाते हैं। अब आ जाता है आपका नॉन फाइनेंस कंपनी में सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ सर्विसेज। ये अगर नॉन फाइनेंस कंपनी का क्या हो जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहलाएगा। राइट, अब इसी का अदर इनकम की बात अगर हम करते हैं तो अदर इनकम में हमारा क्या आता है? जो आपका डायरेक्ट ऑपरेटिंग से नहीं आता बल्कि अदर सोर्सेज से आता है, उसे हम अदर इनकम्स के अंदर आते हैं, यानी इनको छोड़कर बाकी सारे अदर इनकम के अंदर आ जाएगा। लाइक आपने किसी से शेयर्स, किसी कंपनी का शेयर्स परचेज किया, उस पर डिविडेंड रिसीव किया, किसी कंपनी का आपने डिवेंचर्स परचेज किया तो वहां से आपने इंटरेस्ट रिसीव किया। ठीक है, तो इस तरह से ये अदर इनकम के अंडर आ जाएगा। या प्रॉफिट या गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट, ये भी आपका अदर इनकम में आएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्टली आपके आ रहा है, ना कि आपके डायरेक्ट वे में बिजनेस के ऑपरेटिंग तरीके से आता है। ठीक है ना, तो ये ऑपरेशनल तरीके से नहीं आ रहा है, ये किसी और तरीके से आ रहा है और रेगुलर वे पे ये नहीं होता। ठीक है ना, ये रेकरिंग नेचर का होता है, ये सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस होता है, लेकिन अदर सोर्सेस है या इन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग बेसिस पे होता है, तो उसे हम अदर इनकम्स कहेंगे। ठीक है बेटे, अब इसके बाद कुछ 2 पॉइंट्स ना बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है, इससे इसको ध्यान रखें। एक आपका बैड डेब्ट रिकवर्ड भी आता है, मैंने इसमें लिख देता हूं, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, मैंने डूबा हुआ पैसा फिर से वापस मिल गया आपको, तो वो भी आपका अदर इनकम के अंदर आ जाएगा। क्रेडिटर्स रिटर्न बैक, यानी कि क्रेडिटर्स आपका कम हो जाता है। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। क्रेडिटर्स आपका अगर डिक्रीज हो जाता है तो वो आपका क्या हो जाएगा? आपके लिए अदर इनकम के अंदर आ जाता है। या एक्सेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिटर्न बैक, आपने ज़्यादा अपने प्रोविजंस बना दिए,
जबकि आपको कम बनाने थे। तो जितना आपका डिक्रीज हो जाता है, जितना एक्सेस आपने बना दिए थे, हाँ, तो जितना भी एक्सेस होगा डिफरेंस अमाउंट, वो आपका अदर इनकम के अंडर आ जाता है। बैड डेट रिकवर्ड मैंने बता ही दिया आपको। तो ये आपके होते हैं कब, जब नॉन फाइनेंशियल कंपनी का होता है, नॉन फाइनेंशियल कंपनी होता है। अगर यही चीज़ फाइनेंशियल कंपनी है, यानी फाइनेंशियल कंपनी है, इसका काम क्या होता है, लोन प्रोवाइड करना लोगों को, ठीक है। तो लोन, जब लोन हम प्रोवाइड करते हैं या हमें डिवेंचर्स हम इशू करते हैं पब्लिक को, वहाँ से हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट अर्न करते हैं पब्लिक से, राइट। अगर हमने कहीं भी, अब हमारे पास पैसे आए तो हमने किसी दूसरी कंपनी का डिवेंचर्स परचेज कर लिया, तो वहाँ से हमें इंटरेस्ट मिला। हमने शेयर्स परचेज कर लिया, मान लो टाटा मोटर्स वगैरह का हमने शेयर्स परचेज कर लेता है कोई भी, ICICI बैंक है, तो वहाँ से उसे डिविडेंड मिलता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपका क्या है कि ये इन्वेस्ट करती है मार्केट में या पब्लिक को देती है, वहाँ से जो इसको अर्न होता है वो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहलाएगा, क्योंकि इनका ऑपरेशन ही यही है, ये ऑपरेट ही इसी में करते हैं। इनके मेन जो सोर्सेस होता है, वो मेन सोर्सेस ही ये है अर्न करने का। तो जो मेन सोर्स से आपका आता है वो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहलाता है। तो फाइनेंस का यही मेन सोर्स है जिसके थ्रू वो अर्न करता है, तो इसलिए ये चीज़ें आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहलाएगा, राइट। अदर इनकम्स की बात अगर हम करें तो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, मिसलेनियस इनकम, छोटे मोटे जो भी इनकम्स होंगे वो सब, यानी कि इसके अलावा अगर कोई और भी अदर टाइप का इनकम्स आ जाता है, तो फाइनेंस कंपनी के लिए अगर उसने फिक्स्ड एसेट्स बेचा, ठीक है, और वहाँ से अगर उसको अर्न होता है, प्रॉफिट होता है, तो वो आपका अदर इनकम के अंदर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये चीज़ें आपका फाइनेंशियल कंपनी, नॉन फाइनेंशियल कंपनी और फाइनेंशियल कंपनी, नॉन फाइनेंशियल कंपनी और फाइनेंशियल कंपनी में हमने आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम का डिफरेंसेस आपको बताया है, ठीक है बच्चे। अब आते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये हमने डिस्कस कर लिया था, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं कि ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, राइट, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ये सेम आपने जैसे 11th क्लास में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाला था, ठीक है, फाइनल अकाउंट के टाइम, राइट, उसी टाइप से है, बट यहाँ पे सिर्फ आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाली बात नहीं है, राइट। तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग होता था, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री यानी स्टॉक, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है, ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। इस तरह से आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बच्चे स्टॉक, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जिसके बारे में मैं बता दिया, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ये है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, ए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यहाँ से लिया, एक शॉपकीपर है, ठीक है, ये शॉपकीपर है या होलसेलर है, सपोज करो मैन्युफैक्चरर से क्या हुआ ये, चलो इसको हम होलसेलर ले लेते हैं, ये होलसेलर है, होलसेलर ने लिया और आगे इसने किसको बेच दिया, रिटेलर को, राइट। तो बना बनाया हुआ, अब इसने सपोज करो कि इसी पेन को इसने परचेज किया होलसेलर से 8 रुपीज़ में, अब ये पर्सन होलसेलर ने रिटेलर को बेचा 10 रुपीज़ में, और रिटेलर ने इसी गुड्स को किसको बेच दिया, कस्टमर को, कस्टमर को बेच दिया कितने रुपीज़ में, 12 रुपीज़ में। तो ये जो बना बनाया हुआ गुड्स होता है, यानी फिनिश गुड्स होता है, और डायरेक्ट ही उसको अगर आगे बेचते जाते हैं, वही आपका परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कहलाएगा बेटा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है बेटा चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ द फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, राइट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं कि हमने क्या किया है, एक आयरन का हमारा मैंने गुड्स हम बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, मान लो कि मोटर का पार्ट्स वगैरह हम प्रिपेयर करते हैं, तो हमने क्या किया, आयरन एक परचेज किया, रॉ मटेरियल हमने परचेज किया, रॉ मटेरियल से हमने वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है, ये देख रहे हो मशीन, एक तरह समझो आप मशीन के टाइप से ये इसमें आयरन को बनाया जा रहा है, फिनिश किया जा रहा है, और उसके बाद जो प्रोसेस है उसके बाद आपका आता है फिनिश गुड्स। अब ये मोटर पार्ट्स आपका बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब मोटर पार्ट्स बनकर तैयार होकर ये इस
ट्रेड के लिए तैयार हो चुका है। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब अब गोडाउन में आ चुका है आपका ट्रेड करने के लिए, यानी कि आगे भेजने के लिए रेडी है, इसकी पैकिंग वगैरह होके ये रेडी है, स्टॉक इन ट्रेड, राइट। तो अब ये जो प्रोसेस है इसी को होता है। अब ये क्या है एक बार आपको मैं समझाऊं कि ईयर के एंड में आप देख रहे हो फिनिश गुड्स हमने लिखा है, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, राइट। रॉ मटेरियल वाला जो पार्ट है बेटा ये हम ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में पढ़ लिए, तो ये वाला पार्ट यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। अब है वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब कि 31 मार्च आ गया, और ऐसा तो जरूरी नहीं है कि 31 मार्च को सारे गुड्स बन के तैयार हो जाएंगे, तो कुछ गुड्स आपके बन रहे होंगे, इनकम्प्लीट होगा, प्रोसेस में होगा, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस कहलाता है, राइट। बनने के बाद 31 मार्च तक कुछ गुड्स आपके बन गए होंगे, सेल भी नहीं हुआ होगा, पैकिंग भी नहीं हुआ होगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, फिनिश हो चुका है गुड्स हमारे पास, तो वो फिनिश गुड्स आ जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे गुड्स होंगे 31 मार्च को जो आपका आगे मार्केट तक हमने नहीं भेजा, अभी गोडाउन में है, पैकिंग वगैरह सारा हो चुका है, स्टॉक इन ट्रेड, यानी ट्रेड के लिए बिल्कुल अब तैयार है वो स्टॉक, तो ये आपका स्टॉक इन ट्रेड कहलाता है। तो ये चीजें प्रोसेस समझ में आ गई बात। अब इन तीनों का मैंने जैसे बताया आपको कि चेंज इन इन्वेंट्रीज ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है, तो इन सब का आप सेपरेट कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन क्या होगा, सेपरेटली किया जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का भी, स्टॉक इन ट्रेड, और ये भी सीक्वेंस में होगा, ठीक है बच्चे। ये मैंने ये सीक्वेंस होता है, मैन्युफैक्चरिंग का तरीका है, बट आपको इस वे में लिखना है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट आपका है एम्प्लॉय की बेनिफिट के लिए दिया जाता है, उसे हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कहते हैं। अब सैलरी का मीनिंग भी आपको क्लियर है, स्टाफ को हम सैलरी देते हैं, जो हमारा क्या होता है लेबर ग्रेड के होते हैं, रेगुलर बे पे काम करने आते हैं, उसको जो हम पेमेंट देते हैं उसको हम वेजेज कहते हैं। बोनस क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे कि दिवाली वगैरह में आपने देखा होगा कि अपने एम्प्लॉय को जो है सो बोनस वगैरह दिया जाता है, देते हैं। और ग्रेचुइटी क्या होता है, रिटायरमेंट के टाइम आपका जो फंड एक रखा जाता है कंपनी के थ्रू, और जब वो रिटायर करता है तो उसे पे करते हैं, उसे हम ग्रेचुइटी कहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है मेडिकल एक्सपेंसेस के थ्रू। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कई बार क्या होता है कि हम अपने एम्प्लॉय को कहते हैं ठीक है आप ये पैसा लो, आप कहीं घूम के आओ, एक आध महीना या 15 दिन 10 दिन का छुट्टी हमने दे दिया, 1 वीक का छुट्टी दे दिया, डिपेंड ऑन द कंपनी, ठीक है। कहता है छूट हमने दे दिया, आप घूम के आओ, उसके लिए वो पेमेंट देता है। या फिर कई बार खुद ही सभी स्टाफ को ले जाता है, मूवी वगैरह दिखा के लाता है, कहीं और एंटरटेन करवा के लाता है, तो वो आपका एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कहलाता है। कन्वेंस का कई बार आपने देखा होगा, किसी बड़े बड़े जो मैनेजर सीईओ होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं, उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, उन सबको क्या किया जाता है कि कन्वेंस भी दिया जाता है, यानी कि कार प्रोवाइड किया जाता है, ड्राइवर्स प्रोवाइड किया जाता है। तो जो कन्वेंस आपका दी जाती है उस पर जो एक्सपेंस होता है उसे कन्वेंस एक्सपेंस कहते हैं। लीव इनकैशमेंट का मतलब होता है कि जो छुट्टी लेते हैं, ठीक है ना, हमने कंपनी ने डिसाइड किया ठीक है आप मंथ में 2 छुट्टियां आप ले सकते हो, तो 2 जो उनकी छुट्टी अलाउ किया गया है लेकिन पैसे नहीं कटेंगे, राइट। तो जो आपका छुट्टी दी जाती है लेकिन पेमेंट नहीं करता है उसे हम लीव इनकैशमेंट कहते हैं बेटा, राइट। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, स्टाफ के कल्याण के लिए जो एक्सपेंस किया जाता है, मान लो उनके भलाई के लिए कुछ चीज़ें एक्सपेंस किया गया, मान लो बैडमिंटन खेलने का कोर्ट बना दिया, ठीक है, और भी ऐसे कुछ छोटे मोटे चीज़ें अगर उनके हेल्प के लिए किया जाता है, उनके बेनिफिट के लिए, ठीक है, उनके हेल्थ से रिलेटेड कोई जिम खोल दिया ताकि वो जाके वहाँ पे जिम करें, थोड़ा सा फिट रहें, ठीक है, आज के टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपका स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस कहलाता है। या फाइनेंस कॉस्ट के अंदर क्या क्या आ जाएगा पॉइंट्स कि इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स या फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स या लॉन्ग टर्म लोन्स आप कह सकते हो, उस पर जो इंटरेस्ट आप पे करते हो, दिस इज द फाइनेंस कॉस्ट। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से आपने ओवरड्राफ्ट किया यानी करेंट अकाउंट पे आपने ज़्यादा पैसा अपने बैंक से ओवरड्राफ्ट हो जाता है तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो वो भी आपका फाइनेंस कॉस्ट है। पब्लिक डिपॉजिट पे आप इंटरेस्ट पे करते हो, फाइनेंस कॉस्ट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ अगर हो, या डिस्काउंट है या फिर लॉस है, ये अगर आपका, ये सेम ही चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं बेटा, तो अगर ये रिटर्न ऑफ होता है, कम हो जा रहा है, ठीक है, तो ये भी आपका फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट होता है बेटे।
राइट। तो ये आपका फाइनेंस कॉस्ट कहलाएगा। फाइनेंस का मतलब कि अगर हम किसी बिजनेस को चलाने के लिए जो एक्स्ट्रा फंड हम अरेंज करते हैं बैंक से, फाइनेंशियल किसी भी कंपनी से, को बैंक वगैरह से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उस पर जो हमें देना पड़ता है या पब्लिक से, तो उस पर जो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है या हमने डिबेंचर्स इशू किया तो हमें लॉस या डिस्काउंट बियर करना पड़ा, वो और राइट ऑफ हो रहा है, तो ये जो होता है वो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका गिवन है, ठीक है बेटा, ये जो आपका गिवन है बैंक चार्ज आपका जो है वो आपका अदर एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बैंक चार्जेज आपके किसी फाइनेंस के लिए आप पे नहीं कर रहे, आप बैंक को कर रहे हो। आपका बैंक से जो रिलेशनशिप है उसमें आपका मान लो चेक बुक एक्स्ट्रा आपने इशू करवाया है या डेबिट कार्ड आपका खो गया, फिर से आपने डेबिट कार्ड बनवाया, तो उन सब चीज़ों के लिए आपका बैंक का चार्ज लगता है, ठीक है। या आपका एक मेंटेनेंस होता है, कई एनुअली कुछ बैंक चार्जेज लेती है, तो वो आपका बैंक चार्जेज होता है, तो उससे फाइनेंस का कोई लेना देना नहीं है। तो यही रीज़न है कि ये अदर एक्सपेंसेस में आएगा, फाइनेंस कॉस्ट में नहीं आएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस। अब देखिए, डेप्रिसिएशन आपका टेंजिबल एसेट्स पे लगता है, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, फर्नीचर, मोटर कार, एसी एक्सेट्रा। तो इन सब को आप टेंजिबल एसेट्स कहते हैं, और इसका अगर वैल्यू डिक्रीज होता है यानी डाउनफॉल होता है तो वो आपका डेप्रिसिएशन कहलाता है। इसी तरह से इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू अगर डाउनफॉल होती है, कम हो जा रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एमोटाइजेशन कहेंगे। यानी एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल, एमोटाइजेशन ऑफ पेटेंट्स, या कई बार ऐसे भी गिवन होता है क्वेश्चंस में, गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, यानी कम हो गया। तो जैसे ही आपका वैल्यू इसकी डिक्रीज होती है किसी भी इंटेंजिबल एसेट्स की, तो उसे हम एमोटाइजेशन कहते हैं। तो ये इस हेडिंग के अंदर आ जाएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका, इसके अलावा जो 7th पॉइंट है वो है आपका अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में आपके जो भी वो 6 पॉइंट्स में एक्सपेंसेस नहीं हुए वो सारे आपके अदर एक्सपेंसेस में हो जाएंगे, राइट। तो अदर एक्सपेंसेस में हमारा क्या क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा आपका कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स, रेंट पेड, बैंक चार्जेज, तो जो ऊपर आपसे डिस्कस किया हमने था वो बैंक चार्जेज एक्सेट्रा, ये सारे आपके अदर एक्सपेंसेस के अंडर आ जाते हैं, ठीक है बेटे। तो यही चीज़ है, इसको आप अच्छी तरह से कर लें, तो अगर कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर है तो फिर कहीं भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है। तो ओके, बाय, टेक केयर। और जो बच्चे यहाँ पे अभी न्यू हैं या हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। गॉड ब्लेस यू बेटा। बाय, टेक केयर।